आज के शो में। हुकूमती ऐलानात धरे रह गए, एक वक्त का खाना पकाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं। सनतों की गैस बंद करने के बावजूद शहर कराची में गैस का बहरान जारी। शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, शरह सूद बढ़कर 9.75% हो गई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, बड़े इस वक्त दावे थे, वादे थे, कम से कम ये तो कहा गया था कि आपको खाना पकाने के लिए गैस मिलेगी। हमने ये नहीं सोचा था कि शायद इतना बड़ा बुहरान होगा कि आज एक वक्त की रोटी पकाने के लिए भी लोगों के घरों में गैस नहीं होगी। इतना शदीद बुहरान है। आपकी इंडस्ट्रीज एहतजाज कर रही हैं, आपके घरेलू सार्फिन एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत का क्या लोड मैनेजमेंट प्लान था, ऑल्टरनेट प्लान क्या था? गैस की किल्लत का सामना जिस तरह इस वक्त पूरा सूबा सिंध कर रहा है, इस सूरत हाल ये बड़ी इस वक्त मखदूश होती जा रही है। इस गमगीर सूरत हाल के ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जुबैर मोतीवाला साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की नुमाइंदगी। काश शेख साहब सूबाई वजीर तवानाई भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पहले आपको नाज़रीन बताते हैं कि एक आम सारिफ, आम आदमी, घरेलू सारिफ कितना परेशान है, क्या कहता है गवर्नमेंट की इस परफॉर्मेंस के ऊपर गैस बहरान के हवाले से। लेट्स हियर दिस वर्स, क्या कहता है? जीना मुहाल हुआ पड़ा है, कुछ ना कुछ तो तब्दीली होती है। 2 वक्त की रोटी की बजाय 1 वक्त की रोटी मिलने लग गई है हमें। गैस आ रही नहीं, लोड शेडिंग है, गैस की लकड़ियाँ के लिए परेशान है। यह सूरत हाल है कि गैस बिल्कुल आ ही नहीं रही। अभी सर्दियाँ शुरू ही नहीं हुई और गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। गैस पे भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग आ रही है। जिस वक्त ज़रूरत होती है उसी टाइम गैस बंद हो जाती है। हुकूमत ने बोला था 3 दिन टाइम आएगी गैस, लेकिन गैस नहीं आ रही है घरों में ना। हम लोग बहुत परेशान। LPG बहुत महंगी हो गई है, लकड़ियाँ वो महंगी हैं, गैस भरवा के हम थक गए हैं, कारोबार वैसे नहीं है और LPG ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। खान साहब मेहरबानी करो हमारे ऊपर थोड़ी सी। गैस है ही नहीं और इनके रेट इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल बिजली के महंगाई इतनी कर दी है, गरीब का जीना दोबर हो गया। नाश्ते से पैसे उसके अलग खर्चे होते हैं, नाश्ते का बाजार का खर्चा अलग है, रात का खर्चा खाने का अलग हो जाता है कि जी बाजार से ले आओ, रोटी बाजार से ले आओ, गैस नहीं है। इम्तियाज शेख साहब, ये जो सूरत हाल है, आपसे पहले आगाज करते हुए इस सूरत हाल पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ पहले बताएं क्या है। और आप, क्योंकि मैं ये देख रहा था आपने भी और आपके वज़रा के बयानात भी कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पर सुई गैस के पास है 940 MMCFD, वो कंज्यूम किधर हो रही है, जो एलोकेट हुई है इनको, कोई सवाल पूछने वाला है कि आखिरकार जो गैस मिल रही है वो जा किधर रही है, क्योंकि गैस है ही नहीं सिस्टम के अंदर। इम्तियाज शेख साहब जी, इम्तियाज शेख साहब मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, जब तक रब्ता होता है। जुबैर मोतीवाला साहब मुझे बताइएगा प्लीज़, आपके ये सर 940 MMCFD ये किधर जा रही है, कहाँ है सिस्टम में? ये जो आप सवाल कर रहे हैं वो मैं कितने दिनों से सवाल कर रहा हूँ प्रेस में, मीडिया में, टीवी पे, कि भाई मुझे हिसाब दे दो कि 940 MMCF गैस का ये लोड मैनेजमेंट आप क्या कर रहे हैं, किसको कितनी दे रहे हैं, इंडस्ट्री को कितनी दे रहे हैं, डोमेस्टिक में कितनी दे रहे हैं। अब मुझे हिसाब तो दे दें, फर्टिलाइजर को कितनी दे रहे हैं और UFG कितनी है, वो हिसाब देने को तैयार नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं जी गैस हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। आप भी सवाल उठा रहे हैं तो कितनी नहीं है। और इम्तियाज शेख साहब, क्योंकि कुछ देर में फ्लाइट पर मैं जुबैर साहब, अगर मुझे इजाजत दें, मैं इम्तियाज साहब का एक कमेंट लेके फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ। इम्तियाज शेख साहब, ये जो जुबैर मोतीवाला साहब कह रहे हैं, ये आवाम भी कह रही है, गैस जा किधर रही है? जो 940 MMCFD है वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रही? सुई गैस क्या कर रही है SSEC? इम्तियाज साहब, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा जी। मैं मतलब काफी देर 2-3 दफा ट्राई हुआ, लेकिन आपका आवाज। अच्छा इम्तियाज शेख साहब, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, गैस बहरान के ऊपर आप क्या समझते हैं कि जो सिस्टम में गैस मौजूद है, जो सप्लाई होती है सुई गैस 940 MMCFD, वो आखिरकार उसकी एलोकेशन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा कि कहाँ खर्च हो रही है? क्योंकि गैस तो कहीं भी नहीं आ रही। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल। चलिए जी, इम्तियाज शेख साहब से हमारा मसला इस पर टेक्निकल हम नहीं बात कर सकते। जुबैर साहब प्लीज अगर आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं सर, इसका जवाब आपको मिला कहीं से अभी तक? जवाब आपके तवज्जो से फिर मैं डिमांड करता हूं कि 940 MMCFD जो गैस है। अच्छा, मैं क्यों सवाल कर रहा हूं, आप पूछे ना। देखिए, मेरा सवाल करने का जो है ना बिल्कुल मकसद ये है कि हमारे पास अगर 10 से 15% गैस अगर शॉर्ट है सिंध बलूचिस्तान जोन के अंदर, तो हम जो है इसकी कोई बैठ के लोड मैनेजमेंट करें। मैं कोई इनका हिसाब लेने वाला, मैं गवर्नर नहीं लगा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमको बहुत साल हो गए और इस गैस को इस्तेमाल करते हुए। मेरा कनेक्शन जो है 1961 का है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन 1961।
अब आप मुझे बताएं कि ये जो हम अगर इसकी गैस को इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस कंपनी के साथ हम लगातार मुज़ाकरात में होते हैं, हमें सारा पता है, और ये हमको रोजाना ये पहले भेजते थे एक ईमेल जिसके अंदर लिखा होता था कि गैस आई कितनी और गई कितनी। आज जो है ना वो गैस का ना वो पर्चा आता है, ना इस बात का वो जवाब देते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि 150 MMCF गैस आती थी RLNG कराची के लिए, क्योंकि केई खरीदता है और कुछ इंडस्ट्रियां खरीदती हैं, वो उसको उन्होंने 75 कर दिया। भाई ये क्यों किया? बोला वहां से गैस कम है। जब गैस का वहां से मालूम किया तो पता चला कि 850 ये ड्रॉ कर रहे हैं, और 1100 की कैपेसिटी आज भी मौजूद है, 1200 की कैपेसिटी है, उसकी जगह पे वो 850 का ड्रॉ कर रहे हैं। वो 850 भाई क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि पिछले साल जब ये हुआ था तो आपको याद होगा कि 5 दिन के लिए पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था, RLNG बिल्कुल ड्राई हो गई थी। अब जो उन्होंने जब कार्गो नहीं लिए तो वो इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि 850 ही ड्रॉ करो ताकि कोई ऐसा ड्राई डे ना आए। तो उन्होंने बाकी इंडस्ट्री को बंद कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि जी सवाल जवाब खड़े हो जाए। नदीम बाबर साहब को जाना पड़ा, फिर उमर अयूब साहब भी चले गए। तो ये जो ना फिर इसके बाद अब जो टीम आई है उसको मेरे ख्याल है उनका ये ख्याल है, लेकिन इंडस्ट्री सारी बंद करके और ये साफ काम करके अगर ये काम करते हैं, मैं इनको बहुत आसान रास्ता मैंने बताया। देखिए इसका रास्ता ये, दुनिया भर में शॉर्टेजेस होती हैं, दुनिया भर में विंटर जो है ना वो सीवियर आ जाता है। ऐसी बात नहीं कि हमको आसमान से आए। अब जब ये आ गया है क्वेटा, हम हर साल क्वेटा देते हैं, हमारी डिप्लीशन आ गई है। एक तो दूसरा आसान तरीका तो ये था कि आप RLNG को इंडक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप पूरा साल हम आपसे गैस लेते हैं, हम आपके कस्टमर को। दूसरा एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ा इसका असर आता है, उसलिए आप कर दिया। अच्छा नहीं किया तो हमने इनको आसान साहब ये जो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को तो दे रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि अभी हालात एक्सपोर्ट सेक्टर के क्या हैं, लेकिन इम्तियाज साहब क्योंकि अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइएगा, जुबैर मोतीवाला साहब जो बात कर रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं सनतकारों की, अवाम जो है वो हमें बता रही है कि गैस नहीं है, हमारे घर में खुद चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इम्तियाज शेख साहब, तो आखिर कोई अकाउंटेबिलिटी पूछने वाला है कोई कि आखिर किधर है गैस सारी? फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। चलिए अब इम्तियाज साहब को शायद ड्रॉप ही करते हैं। जुबैर साहब मुझे बताएं, जुबैर मोतीवाला साहब, कि अगर ये जो आप लोगों को पहले से ये बात बोली गई कि आप बिजली की तरफ चले जाएं अपनी पैदावार के लिए, और ऐसा बोला गया, तो इंडस्ट्री क्यों नहीं शिफ्ट हुई इस तरफ? और क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, क्योंकि ये तो कह रहे हैं सुई गैस के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को हम दे रहे हैं इस पर गैस, तो फिर क्या साइट एरिया में और दीगर इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट्स आपकी फैक्ट्रीज खुली हैं? वो तो कल आपके कैमरे वाले भी थे और सारे लोग थे, और जो हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं जाम इकराम दरीजो साहब, वो आए थे साइट एरिया के अंदर, वो अपनी आंखों से देख के गए और आपके सारे टीवी कैमरों ने कवर किया। इट वाज कंप्लीटली क्लोज। जो साइट एरिया है इट इज कंप्लीटली क्लोज, एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट दोनों बंद है, गैस नहीं है। और मुझे MD साहब ने ये जवाब दिया कि मेरे पास गैस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने तो अगर ये बात देखिए, हमने इनका रास्ता दिखाने के लिए हम बात कर रहे हैं, फिर भी ये जो है ना हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बात ये, हम ये कहते हैं कि चलिए हम एक काम ये करते हैं कि 13% गैस बचा लेते हैं। आप कहेंगे वो कैसे बचाएंगे? हम ऐसे बचाएंगे कि कराची के जो सनती इलाके हैं उनको 7 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। उसको कहते हैं स्टैगरिंग हॉलीडेज। मंडे को एक इलाका बंद होगा, ट्यूसडे को एक बंद होगा, वेडनेसडे को एक बंद होगा, तो कम से कम 6 दिन हफ्ते के जो है वो तो सही चलेगी ना। यहाँ तो एक दिन भी नहीं चल रहा, एक घंटा भी नहीं चल रहा। तो अगर ये लेकिन जुबैर साहब, जब ये सिचुएशन थी LNG के हवाले से और दीगर जो हवालों से पहले सिचुएशन थी, आपको ये कॉन्फिडेंस में लिया था किसी ने गवर्नमेंट की तरफ से कि जी यहाँ पर गैस की शॉर्टेज होगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर, और आप इसलिए कोई ऑल्टरनेट प्लान, यानी आपको बिजली की सप्लाई मुहैया की जाए या किसी तरह से आप लोग अपनी पैदावार को मुमकिन बना सकें, कोई ऐसी बात ऑल्टरनेट प्लान की, कोई मैनेजमेंट प्लान, कोई आपके साथ बात हुई थी इससे पहले क्या? देखें, उन्होंने पिछले साल के बाद ये जरूर बात की कि बिजली आपको जो है ना हम गैस नहीं देंगे, बिजली देंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जनरल मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने कहा जी हम बिजली नहीं दे सकते, आपने अपनी गैस से अपनी बिजली बनानी है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इतनी बिजली दे सकें, आप जो ग्रो कर रहे हैं हम आपको गैस, और उन्होंने उसके लिए मराद भी दी, गैस जनरेशन के लिए उन्होंने कैपेबिलिटी भी क्रिएट की, गैस जनरेटर इंपोर्ट करने के लिए लोन्स भी दिए, और हम जो है ना अपनी इंडस्ट्री को हम गैस के ऊपर ले गए। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाते हैं और जो है ना हम अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। ये उस गवर्नमेंट का ऑर्डर था, वो जो हमने पूरा किया। अब इतने साल के बाद एक सुबह एक आदमी उठा और बोला जी अब हम गैस नहीं दे सकते, हम बिजली दे सकते। हमारे पास तो सारा इक्विपमेंट गैस के ऊपर हमने इसको सेट किया हुआ है, और हमारी एक वो हो गई है कि हम जो है ना कस्टम उसके ऊपर है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस है, आपको नहीं पता आपके घर में क्या होता है। तो हमारे तो बड़ी अब जो नई मशीनें हैं वो कार्ड्स वाली मशीनें होती हैं, फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए हमारी अपनी जनरेशन उसके लिए जरूरी है।
वो भी हम अब उसके बगैर हम चल नहीं सकते। तीसरी बात ये है कि देखें उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी दी, अब 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कराची में 800 से 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब वो इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके जरिए ये सप्लाई कर सके। सप्लाई करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, आपको रिंगमैन यूनिट चाहिए, आपको ग्रिड चाहिए, सब स्टेशन चाहिए, ये सारे जो है ना आपको ये सब इंतजाम चाहिए। आज जो कई मैक्सिमम बिजली जो सप्लाई कर सकता है वो 3200 यूनिट मैक्सिमम की है। सही है 3200। अब अगर बिजली अब वो बिजली दे नहीं सकते, जब वो बिजली दे नहीं सकते तो हम बिजली का अल्टरनेट कैसे बना? भाई आप ये तो देख लो कि आपने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, क्या बिजली अल्टरनेट बन सकती है गैस का? ये सही कह रहे हैं, विदाउट एनी अल्टरनेट प्लान कुछ भी नहीं, लेकिन ये तो हालात बद से बदतर होंगे। मैं अगर लास्ट लाइन इम्तियाज शेख साहब आप तक आवाज अगर आ रही है मेरी इम्तियाज साहब, तो क्या कहना चाहेंगे गैस बहरान के ऊपर? इम्तियाज शेख साहब बताओ, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख साहब। देखिए जी, आपकी बहुत शुक्रिया आपका, इस बहुत अहम मौजू पे आपने मुझसे राय ली, अपना कमेंट्स लिए। ये इस वक्त पाकिस्तान जो है और खासतौर पर सिंध की हम बात करें जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है, 65% ऑफ द गैस सिंध से पैदा होती है। लेकिन ये इतना ज्यादती और जुल्म है सिंध के लोगों के साथ कि यहाँ की CNG भी बंद है, यहाँ की इंडस्ट्रीज भी बंद है, कैप्टिव पावर प्लांट भी बंद है। अब तो लोगों को घरों पर भी गैस बंद कर दी गई है और ये पूरे एक साजिश के तहत सिंध के लोगों को सजा दी जा रही है। और सिंध में कोई भी मतलब किल्लत नहीं है। इस वक्त भी जो गैस पैदा हो रही है, सिंध की जो खपत है वो उससे बहुत कम है। हम अपनी गुजारा कर सकते हैं, हम अपनी मतलब अपना जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन सिंध की गैस बाकी जगहों पे दी जा रही है सिंध की इजाजत के बगैर, बताए बगैर, और फिर पूरी एक साजिश के तहत सिंध के लोगों को पनिश किया जा रहा है, सजा दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल कभी पाकिस्तान में आज तक नहीं हुई कि एक मरकजी हुकूमत, PTI की हुकूमत एक सूबे के साथ मतलब इस तरह लड़े, सूबों के लोगों के साथ इस तरह लड़े। और पंजाब कभी पानी बंद कर देता है, कभी मतलब वहां से कहते हैं हम पानी नहीं देंगे। तो आइन का फिर क्या फायदा? आइन तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट है, इस पर सबको अमल करना है। आर्टिकल 158 पढ़ के देखें। लेकिन ये PTI की गवर्नमेंट, PTI के वजीर ना आइन को मानते हैं और झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि सिंध की, हमाद साहब कहते हैं कि सिंध की जो पैदावार है 35% भी नहीं है। तो कितना खुला झूठ है। और मैं जो आपको 65% बता रहा हूँ वो मतलब मैं आपको जो एनर्जी बुक्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जब इम्तियाज साहब अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मुझे बताएं, क्योंकि गैस कैप्टिव पावर प्लांट्स के पास नहीं है, एक्सपोर्ट का मोतीवाला साहब बता रहे नहीं है, आपकी जनरल इंडस्ट्री में नहीं है, घरों में नहीं है, तो गैस जो 940 MMCFD है सुई गैस की, वो है किधर? आपने सवाल पूछा वफाक से, किधर है वो गैस? जो हमने पूछा, मैंने MD सुई सदन से मेरी परसों भी बात हुई थी, हम उनसे बात करते हैं, हमने खत लिखे, वजीर आला सिंध ने इस मसले को बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि किसी बात का जवाब नहीं आता। कितने खत लिखे गए, आप पूछ लें कभी हमाद साहब से, तो उन्होंने मतलब कभी जवाब भी दिया। और हमने मतलब इस चीज को किया। और वहाँ एक ओगरा एक इदारा है, वो मतलब पूरी गैस की वो करता है, पूरी सूरत हाल उसकी रेगुलेट करता है। और पूरी सदरन हमारी नुमाइंदगी नहीं, ओगरा में हमारी नुमाइंदगी नहीं। हम कहते हैं कि सिंध की नुमाइंदगी तो दें, कम से कम वो सूबे को तो नुमाइंदगी दें जहाँ मतलब जो गैस आपको मुहैया करता है। कोई नुमाइंदगी नहीं। इस्लामाबाद के बाबू बैठ के फैसला करते हैं और काबीना बैठ के उसको मतलब सर हिला के उसको कहती है जी बिल्कुल कबूल है, कबूल है। तो मतलब बहुत ज्यादती हो रही है। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज जो सिंध की और खासतौर पर कराची की इंडस्ट्रीज के साथ जो ज्यादती है, मैं समझता हूँ आज तक पाकिस्तान में ये इस तरह हुआ नहीं है। ये तमाम इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई। CNG 2.5 महीने के लिए बंद। पंजाब में खुली है CNG, KP में खुली है। जिस सूबे में गैस है उस सूबे की CNG बंद है। आपने कहा कि ऐसा आपने नहीं सुना कि हुआ। मैं उस बार बोल रहा था, आपने कभी 25 साल 30 साल के अंदर सुना? क्योंकि और जो ये जो बात की गई सुई गैस की तरफ से कि आप लोगों का एक प्लान होता है, गैस सेल एग्रीमेंट है, वो इतने माह का होता है, इसलिए हम सप्लाई नहीं कर रहे, इट इज अकॉर्डिंग टू दैट। और फिर ये जो आप बता रहे हैं सुई सदरन वाले कौन होते हैं? बैठ के मशवरा तो करें। जिस सूबे से गैस निकलती है आर्टिकल 158 तो पढ़ लें, ठीक है ना? वजीर पढ़ते हैं, ना वजीर आजम पढ़ते हैं, ना सुई गैस वाले पढ़ते हैं। मतलब पढ़ लें उसका कम से कम इतना तो पता चल जाए कि आइन की ना इनको पासदारी है, ना कानून की पासदारी है। और जुबैर मोतीवाला साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इतनी प्रेसिडेंट है, इतनी गैस बहरान हुआ आपने कभी अपनी तारीख में देखा? देखिए, मैंने कभी इतना बड़ा बहरान देखा पिछले 2 से 3 साल जब हुए ना,
उसके अंदर ये सारे बहरान जो है ना ये आए हैं। पिछले 3 नहीं तो 4 साल से हो रहे होंगे। इससे ज्यादा हमने इससे पहले ऐसा बहरान पाकिस्तान में, कराची में तो कम से कम हमने नहीं देखा। इसलिए कि जब ये आप गैस की जब आप बात करते हैं, एक तरफ आप बात करते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, दूसरी तरफ आप गैस नहीं देते, तो मतलब क्या किसको कह रहे हैं बढ़ाने को? मतलब अप कंट्री को कह रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात मैं बताऊं, बड़ी नाइंसाफी की बात यह है कि RLNG जो है वो उसको $6.5 के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के देने के लिए कमिटमेंट किया, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के लिए किया ना। फिर अभी उसको $9 कर दिया है जब बड़ी RLNG। सिंध में एक भी इंडस्ट्री को RLNG का कनेक्शन नहीं दिया $9 के हिसाब से, एक भी नहीं। हमसे कहते हैं कि वो आप जो है ना $18 किलो, और वहां जो है ना वो $9 के अंदर जो है ना मिल रही है। हम तो बड़ा डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं। सही है, ये बड़े अहम सवाल है जुबैर साहब। मैं आपका शुक्रिया करूंगा क्योंकि ये सेगमेंट वक्त इख्तिताम में पहुंच रहा है, आपका भी और इम्तियाज शेख साहब का जिन्होंने वक्त दिया इस बात की अहम। नाज़रीन, गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इंडस्ट्रीज आपके सामने एहतजाज कर रही हैं, घरेलू सार्फिन एहतजाज कर रहे हैं, घरों में गैस नहीं है, इंडस्ट्रीज में, कैप्टिव पावर प्लांट्स में, CNG सेक्टर में कहीं गैस नहीं है। आखिरकार जो सुई गैस को सप्लाई हो रही है 940 MMCFD, वो किधर जा रही है? ये बड़ा अहम सवाल था जिससे प्रोग्राम का आगाज किया। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन गैस बहरान जिसने सनतों को मुतासिर किया, घरों को मुतासिर किया हुआ है। गैस नहीं है इस वक्त, बिलखुसूस सुबह सिंध में सनतें बंद पड़ी हैं। अभी आप सुन रहे थे जुबैर मोतीवाला साहब की ज़बानी। तो ये जो सूरत हाल है ये एक बहरान है, लेकिन इसके साथ महंगाई भी एक बड़ा अहम मसला है। कल हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इस मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तकरीबन एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये इजाफा जो है वो 100 से 200 के बीच में ही लोग कह रहे थे, जो मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशंस थी। तो आप कह सकते हैं कि अगर 150-200 एक्सपेक्टेड था तो 100 इजाफा हुआ। लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम प्रोग्राम में उठाते हैं। मेरे साथ हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि SECP अहम इदारों की आप जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मैं आपसे सर ये पहले पूछना ये चाहूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये लिखा जो स्टेट बैंक की आई कि द MPC felt that the monetary policy felt that the end goal of mildly positive real interest rates on a forward looking basis was now close to being achieved। तो मुझे ये समझाइएगा सर, ये हारून शरीफ साहब कि ये जो एंड गोल है जो स्टेट बैंक कह रहा है ऑफ माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स, ये एंड गोल डिफाइन किसने किया है? ये स्टेट बैंक ने खुद डिफाइन किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनको बताया कि ये एंड गोल है कि आपको रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखने हैं, माइल्डली रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स? ये गवर्नर साहब ने खुद डिजाइन कर दिया है। आप समझा सकते हैं किस तरह ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है इसका? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये डिफाइन तो जैसे कहा गया स्टेटमेंट में, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिफाइन किया है। देखिए, जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इकोनॉमी को या स्टेबल करने के लिए या ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, ये एक स्टेबलाइजेशन का मैयर है जिसमें उन्होंने कोशिश 2-3 उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की है। एक तो सेवर को उन्होंने जो बात की है कि जो सेव करते हैं, बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे थे, तो इस रेट पे माइल्डली वो इन्फ्लेशन को कवर कर पाएंगे जो पैसा सेव करेंगे। गालिबन उनका ज्यादा फियर ये था कि लोगों का पैसा डॉलर्स की तरफ जा रहा है क्योंकि रुपए पे उनका एतमाद कम होता जा रहा है। तो ये तो एक जनरल सेविंग को कुछ सपोर्ट देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की इंटरवेंशन दिखाई दे रही है। दूसरा जो एक ट्रेडिशनल हमारा आर्गुमेंट है जिसको जो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट सपोर्ट करते हैं कि आप मनी सप्लाई को स्क्वीज करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट चैलेंज करते हैं कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में इन्फ्लेशन की वजूहात फर्क हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट की साइड लेते हुए उसको रेट को, पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया है। सही। लेकिन हारून साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि सेंट्रल बैंक के जो टारगेट्स होते हैं वो तो या तो ये होता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होते हैं या और फुल एम्प्लॉयमेंट होता है या कुछ और। ये कैसा टारगेट है कि MPC ने सेट किया हुआ है कि वी हैव टू कीप द पॉजिटिव, माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स? और फिर एक और स्टेटमेंट है, वो कहते हैं लुकिंग अहेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपेक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग्स टू रिमेन ब्रॉडली अनचेंज्ड इन द नियर टर्म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन द नियर टर्म एक और 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा। मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग्स का मतलब क्या है? ये क्या लफ्ज है मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग्स? जी देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट की, जैसे आपने शुरू में कहा, बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन मार्केट में ऑलरेडी थी, इसलिए आप देखिए मार्केट्स ने कोई नेगेटिवली बहुत सख्त रिएक्ट नहीं किया
क्योंकि उन्होंने पहले से एडजस्टमेंट्स कर ली हुई हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट तो कुछ 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। अच्छा, मेरा तो मार्केट ने इसको 2 माह पहले जब पहली इंटरवेंशन हुई थी तो उसको फोर्सी कर लिया था, बल्कि मुझे तो जो इतलात थी कि वो 150 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी भी 50 और शायद एक माह में आ जाए। जो स्टेटमेंट है इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि हम इसी सिमत में रहना चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को हाई रख के मनी सप्लाई को कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पे जाएंगे। हम एक्सपेंशन के मोड पर नहीं जा रहे हैं। अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के मोड पर नहीं जा रहे हैं तो उसके 3-4 बड़े क्लियर हमारे लिए पैगामात हैं। एक तो ये है कि सप्लाई ऑफ क्रेडिट जो है वो स्क्वीज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसा महंगा हो जाएगा, लोग कर्जा नहीं लेंगे। इसका दूसरा एक ये भी है कि जो हमें एक्सपेंशन की जरूरत है इंडस्ट्रियल बेस के अंदर, उसकी पेस अब वो नहीं रहेगी जो पहले एक बड़ी फील गुड फैक्टर कुछ 6 माह पहले दिया गया था। मेरी सफान वरी ज्यादा ये है कि सिग्नल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं जी। एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो कि जिनका मारूजी हालात से ताल्लुक नहीं है, एक एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म है, एक बहुत सख्त ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर देता है। दूसरी स्टेटमेंट ये हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बजट के टाइम पे आई थी अनरियलिस्टिक थी, लेकिन हमने कहा हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम 5% तरक्की करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और हम क्रेडिट देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। अब एक टाइट पॉलिसी के अंदर वो सब कुछ करना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान जो कर्जा उठा रहा है अब तो स्टेट बैंक से नहीं ले रहा, लेकिन जो मार्केट से उठाएगा ऑब्वियसली वो मजीद महंगा हो जाएगा। तो मुझे फिस्कल टाइटनिंग नजर आती है। लेकिन मुझे बताएं क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं शौकत तरीन साहब के ओवरहीट नहीं हुई है इकोनॉमी, एक तरफ ये एक्सपेंशनरी से हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी बात मैं फिर पहले सवाल की तरफ आऊंगा जब वो कहते हैं कि एमपीसी फेल्ट दैट द एंड गोल ऑफ माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स इज ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस वाज नाउ क्लोज टू बीइंग अचीव्ड। तो ये गोल कौन सेट करता है? क्योंकि मैं देख रहा था जैसे फेडरल रिजर्व है, सिंस 1997 फेडरल रिजर्व has operated under a mandate from Congress to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices and moderate long-term interest rates. तो ये mandate कांग्रेस ने दिया वहां के फेडरल रिजर्व को। इसी तरह से अगर मैं बैंक ऑफ कनाडा की बात करूं तो वहां द बैंक्स 5-year mandate expired this year, so वहां पे बाकायदा मैंडेट 5 साल का दिया जाता है और एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री टू सी इफ एनी चेंजेस वर नीडेड टू एडजस्ट द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट द बैंक कीप्स टॉप ऑफ माइंड इन मेकिंग इट्स पॉलिसी डिसीजंस। तो सर ये मैंडेट जो डिफाइन इन्होंने किया ना जी कि एंड गोल, तो ये तो कांग्रेस डिफाइन करती है अमेरिका में, ये डिफाइन किया जाता है बैंक ऑफ कनाडा में, गवर्नमेंट बाकायदा मैंडेट साइन करती है 5 साल का। ये असखुद क्यों मैंडेट, और एक तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग मैंडेट लग रहा है, इनका अलग मैंडेट लग रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? मईशत किधर कैसे चलेगी इस तरह से? जी मैं आपको ये एक अहम नुक्ता है, इसको समझना बहुत जरूरी है जी। देखें ये 3-4 जो इदारे हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में। मसलन जैसे अगर आप यूके की एग्जांपल दें तो ट्रेजरी जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी थी जो बैंकिंग सेक्टर को मॉनिटर करती थी, और जो उनका बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो कि सेंट्रल बैंक। इन तीनों का मिल के एक टारगेट और सिमत जो है जिसको हम मीडियम टर्म मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट्स की सिमत कहते हैं। जब हमने वो ओवरऑल डायरेक्शन का तयन कर लिया कि आपने बैलेंस रखना है, टाइट रखना है या एक्सपेंशन में जाना है, इन तीनों ने मिलकर इसके बाद जो सेंट्रल बैंक है वो उसके हिसाब से शरह सूद के ऊपर काम करता है जी। हमारा अनफॉर्चुनेटली अगर आप पिछले 3 माह का देखिए तो हमारी जो शरह सूद है वो भी एक वी शेप में चलती रही है। पहले हमने हॉट मनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रेट्स ऑफर करने शुरू कर दिए, फिर हम उसको 7% पर ले आए, इसके बाद हमने फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। सो ये हमें सिग्नल मार्केट को ये दे रहा है कि ये एक स्टडी थिंकिंग नहीं है, ये एक रिएक्टिव गोल सेटिंग है कि भी आज के हालात अगर ये हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, अगर कल को कुछ और हो गया तो हम उसको चेंज कर देंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी ये जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पे बातचीत चल रही है, अभी ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का टेस्ट है कि आया ये सिमत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड की मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कि इसका हिस्सा है स्टेक होल्डर, आया वो मिलकर सेट करते हैं, या स्टेट बैंक की जो कमेटी है वो अंडर द ऑटोनॉमी
वो ये पोजीशन लेके चलती रहती है, क्योंकि इसका सियासी फॉल आउट जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में खासा संजीदा है और इसको कोऑर्डिनेशन के बगैर आगे ले जाना जो है उसको किसी भी तरह का क्राइसिस आ सकता है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हारून शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारे उठाए। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन मजीद, क्योंकि जो इजाफा हुआ इसका इंपैक्ट क्या आएगा इस पर गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। हमने गैस बुहरान पे बात करी, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आई उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं डाइसेक्ट करके कि आखिरकार एक एक जुमले का मतलब क्या है। जब स्टेट बैंक कह रहे हैं कि द एमपीसी फेल्ट दैट द एंड गोल ऑफ माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस वाज नाउ क्लोज टू बीइंग अचीव, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट बैंक ने जो गोल सेट किया है वो खुद से सेट कर दिया है, किसी ने बताया है। और फिर जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तानी मईशत को कितना नुकसान हो रहा है। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इससे सनतों का नुकसान कितना हो रहा है और महंगाई पर इससे किस तरह इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये आपको बताते चले नाज़रीन कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती है, अगर डिस्काउंट रेट में इजाफा होता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा आता है, महंगाई में इजाफा होता है, आम आदमी के लिए जीना और मुश्किल होता है और कारोबारी तबका इससे हिट होता है, सनतों के लिए मुश्किल होता है, उनका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और इस सूरत हाल के अंदर जो गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गवर्नमेंट भी अचीव नहीं कर सकती। ऐसे मुनीर साहब भी मेरे साथ में मौजूद है, मारूफ सनतकार हैं। ऐसे मुनीर साहब ये बताइएगा, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई, 100% इजाफा हुआ, क्या आप समझते हैं इसका मनफी असर होगा आप लोगों की सनत के ऊपर? क्या असर आप देखते हैं इसका? ऐसा मुनीर साहब आपको लगता है इसका मनफी असर होगा आपकी सनतों पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का? जी ऐसा मुनीर साहब, अब तक मेरी आवाज आ रही है? ऐसे मुनीर साहब, अब तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जी ऐसे मुनीर साहब, क्या इसका मनफी असर होगा सनतों के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बढ़े? मेरी आवाज़ शायद ऐसे मुनीर साहब नहीं जा रही है। एक कोशिश करते हैं कि दोबारा राब्ता बहाल कर सकें इनसे और दोबारा राब्ता करके इनसे बात कर सकें। नाज़रीन ये सूरत हाल इंतहाई इस वक्त कहा जाए कि इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रोजेक्शंस और फिर एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने गोल्स। मामला आखिर है क्या? लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पैनल भी मौजूद होगा इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में गैस बुहरान और इंटरेस्ट रेट्स आज हम कवर कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको नाज़रीन कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मुनीर साहब से बात हो नहीं सकी थी उस वक्त। फरूख सलीम साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप समझाइएगा कितना नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इस 1% इंक्रीज का? आपको लगता है महंगाई के ऊपर, सनतों के ऊपर, ओवरऑल गवर्नमेंट के टारगेट्स के ऊपर, आपको क्या लगता है डॉक्टर फरूख सलीम साहब? जी दो तो अच्छी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में शरह सूद बढ़ाई जाती है उस मुल्क की करेंसी को एक सहारा सा मिल जाता है। तो मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी रुपया जिस तेज़ी से डॉलर के सामने गिर रहा है उसको कुछ सहारा मिल जाएगा इस शरह सूद के बढ़ने के लिए। आज और गिरा है सर? फिर ये है कि डॉक्टर साहब आज और गिर गया है? जी आज सिर्फ 10 पैसे गिरा है। मैं कह रहा हूँ जिस तेजी से गिर रहा था शायद मेरी उम्मीद है कि शायद उतनी तेजी से अब नहीं गिरेगा क्योंकि आपने शरह सूद बढ़ा दिया। यूजुअली करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि हमारा जो तजारती खसारा है जो पिछले महीने 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो मैंने 74 साल माशी तारीख में पहले नहीं देखा था, उसमें शायद कुछ कमी आ जाए बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी का जो पहिया है, जो मईशत का पहिया है वो ज़रा आहिस्ता हो जाएगा, जिसके नतीजे में शायद इंपोर्ट जो है वो भी कुछ कम हो जाए। अच्छा। दूसरा सिक्के का जो रुख है वो ये है कि जब शरह सूद बढ़ता है तो जो प्रॉफिट्स हैं बिजनेसेस के वो कम हो जाते हैं, सरमायाकारी कम हो जाती है, रुक जाती है, जिसके नतीजे में जो बेरोजगारी है वो कुछ बढ़ने लगेगी। फिर सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत खुद होगा जो 50,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी है, और अगर 2.5% शरह सूद बढ़ती है तो आप अंदाजा करें कि 8 से 900 रुपए सालाना की बुनियाद के ऊपर इजाफी बोझ सूद की मद में उसके ऊपर पड़ेगा।
इसी तरह जो बिजनेसेस हैं, मेरा ख्याल है वो 7 या 8,000 अरब का इस वक्त लिए हुए हैं उस कीमत में। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये मुझे बताएं कि आप जब कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन है, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो 4 से 5% का ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो रहेगा, तो उसमें वो कहते हैं कि हमने प्रोजेक्शन किस तरह करते हैं, स्टेट बैंक ने क्या प्रोजेक्शन की है कि 4 से 5% ग्रोथ रेट रहेगी, आप एग्री करते हैं? देखिए, आज ये 2.5% बहुत तेजी से सूद बढ़ाया गया है। आप अंदाजा करें कि सितंबर में 7.5% था, फिर नवंबर में 8.75 पे ले गए और अब हम बैठे हैं 9.75 पे। तो जाहिर बात है कि जो मईशत की ग्रोथ की शरह है, जो स्पीड से मईशत का पहिया चल रहा था वो लाजमी कम हो जाएगा और जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हमें दी जा रही हैं कि कहीं थी अब नहीं हो सही और नहीं हो पाएंगी, और महंगाई के हवाले से भी जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब महंगाई और बढ़ेगी, आम आदमी और मुतासिर होगा, आइंदा आने वाले दिनों में यही होगा। देखिए, जो पहला पैराग्राफ है स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से लिखा है कि वो शरह सूद बढ़ा रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि महंगाई को कंट्रोल कर ले। मैं ये समझता हूँ कि ये असूल जो है ये मगरबी डॉक्टर साहब आपकी आवाज जो इस वक्त है वो कार भी लीज पे ली होती है, टेलीविजन भी लीज पे है। जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी मगरबी इकोनॉमीज में जैसे कह रहा था कि वहाँ हर चीज जो है वो उधार पे ली गई होती है और अगर शराय सूद बढ़ता है तो वहाँ किसी हद तक वो महंगाई पे कुछ कंट्रोल पा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ समझता हूँ कि महंगाई की जो वजह है वो इनपुट कॉस्ट है। अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है या पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जिसके नतीजे में फिर सारी इकोनॉमी में हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है, तो यहाँ पे शरह सूद बढ़ाने से महंगाई पे। सही, डॉक्टर साहब की आवाज़ में उस वक्त डिस्टॉर्शन है, कोशिश करेंगे कि अगर हम उसे दोबारा रिकनेक्ट कर सकें, इस आवाज़ को सही कर सकें। जिस तरह मैंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर आपके सामने पढ़ें, इसमें कहा गया monetary policy committee emphasized that the monetary policy response to arrest the deterioration in the current account deficit has been timely इस पर एड्रेस्ड। तो ये कहा गया करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। डॉक्टर फरोज अली साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है कि जी करेंसी इससे स्टेबल होगी। आज तकरीबन 10 पैसे की कमी हुई है, लेकिन मजमूई तौर पे हमने देखा है कि पाकिस्तानी करेंसी एक फ्री फॉल, एक डाउन ट्रेंड मुसलसल उसका रहा है और इससे महंगाई पर बड़ा मनफी असर पड़ा है। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल पर आज गुफ्तगू हुई है गैस के बहरान पर, मुल्क की मईशत पर और जो सिमत का तयन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, आखिरकार कौन कर रहा है, ये एंड गोल आखिरकार क्या है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।